आर्टिकल 1 क्या कहता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब डिस्कशन चल रहा था कि देश का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, यहाँ पर। तो वो तो सरकारी रिकॉर्ड में हर जगह इंडिया 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 लिखते जा रहे थे, और बाकी जो इंडियंस थे वो इंडिया ना बोलकर वो कोई बोल रहा है हिंदुस्तान, कोई बोल रहा है भारत। तो अब देश का नाम क्या होगा? अंग्रेज तो जा रहे हैं, अब हम क्या नाम रखें? तो कोई बोल रहा था हिंदुस्तान रख लेते हैं। फिर ये था कि हिंदुस्तान नहीं रखेंगे क्योंकि हम तो सेक्युलर कंट्री हैं, तो वो ऐसा ना हो जाए कि हिंदुओं के लिए पाकिस्तान को जो मर्जी रखने दो, ठीक है। उसको लेके भी डिबेट हुई कि हिंदुस्तान ना रखकर, ठीक है, एक, क्योंकि सभी रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो हिंदुस्तान न रख के कुछ और रख लेते हैं। ये भी लॉजिक कुछ लोगों ने दिया, ठीक है। फिर ये हुआ कि भारत रख लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग भारत के पक्ष में थे, कुछ लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं भारत ना रखकर इंडिया रख लेते हैं, जब ब्रिटिशर्स ने सारी जगह पे इंडिया 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 बोल रहे हैं क्योंकि अब हम इंडिया के नाम से पॉपुलर हैं पूरी दुनिया में। ब्रिटिशर्स ने इंडिया 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 बोला है, तो डिबेट हुई और कुछ समझौता निकल के आए नहीं। तो हमारे देश का नाम क्या रखा गया? दोनों रख दिए। तो आर्टिकल 1 में क्लियरली लिखा गया इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 में ये लाइन क्लियरली लिखेगी कि हमारे देश का नाम क्या होगा? इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसीलिए तो हम बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट या भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट या भारत सरकार। पिछले कुछ टाइम से हम ज्यादातर जगह पे इंडियन गवर्नमेंट ही यूज कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने आके थोड़ा ट्रेंड बदला। अब कई जगह वो भारत 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 लिख रहे हैं। भारत भारत पता नहीं तुम लोग कितना पता है, ठीक है। तो मोदी गवर्नमेंट कई जगह भारत सरकार भारत भारत वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वरना हर जगह इंडियन 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 गवर्नमेंट इस तरीके से, और वो भी सही है। कुछ लोग विरोध करने लगे कि नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली भारत सरकार ज़्यादातर जगह यूज़ करना कोई गलत नहीं है ना। इंडिया भी है, इंडिया को हटाया थोड़ी, इंडिया भी देश का नाम है, आर्टिकल 1 तो कहता ही है, ठीक है। आर्टिकल 2, अब आर्टिकल 1 में ये भी लिखा हुआ है इंडियन टेरिटरीज के बारे में, मतलब क्या इंडियन टेरिटरी होगी, जो भी टेरिटरी हम एक्वायर करें, यूनियन टेरिटरी हो गया, स्टेट्स हो गया, वो सब आर्टिकल 1 में आ गया, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? एडमिशन एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इसका मतलब है एडमिशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स का कि जब कोई भी फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बने, फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बने एज अ न्यू स्टेट, तो वो अंडर आर्टिकल 2 बनता है, ठीक है। कोई भी, मतलब अगर मान लिया कि बांग्लादेश इंडिया का पार्ट बनता है तो एक स्टेट बनेगा नया, तो अंडर आर्टिकल 2 बनेगा। पाकिस्तान इंडिया का पार्ट बनता है, एक नया स्टेट अंडर आर्टिकल 2 बनेगा, ठीक है। सिक्किम जो है, जैसे इसमें आर्टिकल 2 में वो नहीं होता कि यूपी के हमने 3 टुकड़े कर दिए अंडर आर्टिकल 2, वो नहीं, वो इंटरनल एडजस्टमेंट होता है। यहाँ पर इंटरनल एडजस्टमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल ये बात हो रही है जब कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बने, जैसे कि 1974 में सिक्किम बना, और सिक्किम को लेकिन इंडिया का स्टेट ही नहीं बनाया शुरू में, एसोसिएट स्टेट बनाया। क्यों बनाया एसोसिएट स्टेट? मतलब ये था कि सिक्किम इंडिया का पार्ट था ही नहीं 1974 से पहले। वहां पर एक चोग्याल डायनेस्टी थी जो रूल करती थी सिक्किम में। बहुत सारे लोग राजा के विरोध में थे, ठीक है। तो वहां पर रेफरेंडम किया गया कि भाई आप इंडिया का पार्ट बनना चाहते हो कि नहीं, तो फिर रेफरेंडम इंडिया के फेवर में आया और इस तरीके से सिक्किम इंडिया का पार्ट बना। अब कोई जमीन का टुकड़ा इंडिया का पार्ट बन रहा है या जमीन के टुकड़े में रहने वाले लोग भी इंडिया को अपना रहे हैं कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां के लोगों को ये बोला गया, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि हम जबरदस्ती किसी को इंडिया का पार्ट बना दे और वहां के लोग ना बोले कि इंडिया क्या है, ऑक्यूपाइंग फोर्स है, ऐसा ना बोले, है ना। मतलब एक होता है ना कि दल मिले और दिल नहीं, दिल भी मिलने चाहिए ना, वो पूरे तरीके से इंडिया को अडॉप्ट करें वहां के लोग, है ना। तो वहां के लोग पूरी तरीके से इंडिया को कैसे अडॉप्ट करेंगे, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलेगी, जहां भारत सरकार उन्हें ये बोलेगी कि देखो तुम्हें ये वाले राइट्स अधिकार दिए जाएंगे, थोड़ा मतलब ल्यूक्रेटिव ऑफर कि भाई ऐसा ऐसा है, तुम्हें ये तुम्हारे पर इनकम टैक्स ही नहीं पड़ेगा, जाओ। उनके सिक्किम में रहने वाले लोगों पे इनकम टैक्स ही नहीं पड़ेगा,
नहीं पढ़ता, पता है कि नहीं? पता है। उनको बोला देखो जितना भी कमाओ कोई इनकम टैक्स नहीं। हाँ, सिक्किम में रहने वाले लोगों, तो अभी भी ऐसा है, पता नहीं, देखना जरा। हाँ, तो चेक कर लेना, सिक्किम में रहने वाले लोगों पे इनकम टैक्स नहीं। यहाँ उत्तराखंड में रह रहे हो तुम, कहाँ इनकम टैक्स लगेगा? तो ऐसे ऐसे कई चीज कोई प्रोविजन थे वो सब किए गए। और एक, क्योंकि अब सिक्किम को बोला एसोसिएट स्टेट, अब एसोसिएट स्टेट तो आर्टिकल 2 में लिखा ही नहीं है, तो एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, आर्टिकल 2A। आर्टिकल 2A एसोसिएट स्टेट का। हाँ, 35th CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। तो एसोसिएट स्टेट का एक टैग दिया गया सिक्किम को अंडर आर्टिकल 2A। अब लेकिन फिर डिबेट स्टार्ट हो गई कि ऐसा ना हो कि ये जैसे जम्मू कश्मीर है उसके लिए आर्टिकल 370 बना अलग से, ऐसे ही गलती हम इसमें ना कर लें, ये भी हमारे गले की फांस ना बने, आगे दिक्कत ना हो जाए। तो इसे एसोसिएट स्टेट ना बोलकर स्टेट ही बोलते हैं ना, अंडर आर्टिकल 2 ही कर लेते हैं। अगले साल फिर क्या किया गया, इसको रिपील कर दिया गया, इसको रिपील कर दिया। और 36th CAA आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 अगले साल। हाँ, 1975। ओह, और अंडर 1975 अंडर आर्टिकल 2 सिक्किम को स्टेट का दर्जा दे दिया गया, तो सिक्किम इंडिया का स्टेट बन गया। तो सिक्किम क्योंकि एक फॉरेन टेरिटरी थी और इंडिया का हिस्सा बनी, शुरुआत 1974 से भी। तो अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि सिक्किम इंडिया का पार्ट कब बना था, किस एक्ट से बना था, तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 से बना था सिक्किम इंडिया का पार्ट। 34 CAA 1974 से बना। और सिक्किम इंडिया इंडियन स्टेट कब बना था, तो 36 CAA 1975 से बना था। ठीक है, स्टेट का दर्जा 1975 में मिला था 36 CAA से। ठीक है, फिर आते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्री। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, मतलब ये ना इंटरनल एडजस्टमेंट के बारे में बात करता है, इंटरनल एडजस्टमेंट। मतलब जैसे यूपी से उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, ठीक है, तो इंटरनल एडजस्टमेंट अंडर आर्टिकल 3 होता है, अंडर आर्टिकल 3 इंटरनल एडजस्टमेंट। और इसका प्रोविजन क्या है, मतलब प्रोसेस क्या है? जैसे यूपी से अगर उत्तराखंड अलग बनाना है तो वो केंद्र सरकार में पार्लियामेंट में कानून पास करना होगा। अब पार्लियामेंट में मान लो कि प्रेजेंट किया गया कि भाई ठीक है यूपी से उत्तराखंड बना देते हैं, तो होगा क्या कि उस बिल में साइन करने से पहले प्रेसिडेंट उस बिल को रेफर करेगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा, मतलब इस तरीके से उत्तराखंड बना होगा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आएगा। अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा बताएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि बनना चाहिए उत्तराखंड की नहीं बनना चाहिए, वो सारा वो लिख के केंद्र सरकार के पास आ जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा। अब प्रेसिडेंट की मर्जी है उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात सुने ना सुने। अब बोले नहीं हम तो बनाएंगे उत्तराखंड, जो तुम बोल रहे हो ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम तो बनाएंगे। तो इस तरीके से उत्तराखंड बनेगा, बना होगा। प्रोविजन इस तरीके से केंद्र में ही रिजोल्यूशन पास होगा, वहां की पार्लियामेंट में पास होगा, तभी उत्तराखंड बनेगा, बना होगा। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति उस रिजोल्यूशन को यहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे, क्योंकि उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट था। अब यूपी की विधानसभा जो भी बोले, अगेंस्ट हो फेवर हो, वो अपनी ओपिनियन राष्ट्रपति तक पहुंचेगी। राष्ट्रपति की मर्जी है, चाहे उस ओपिनियन को रिजेक्ट कर दे, एक्सेप्ट कर ले, मर्जी है। ठीक है, तब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होगा केंद्र में। अगर वहां की लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट साइन कर दे तो उत्तराखंड बनेगा। ये प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 3 इस तरीके। ठीक है, इसमें नाम भी बदल सकता है स्टेट का। उत्तरांचल नाम था, 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड कर दिया गया, तो वो केंद्र सरकार के पास है, बाउंड्री भी चेंज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 3। ठीक है, उत्तराखंड बना क्यों था?
देखो ऐसा था कि यूपी इतना बड़ा था, उत्तराखंड एक कोने में था। उत्तराखंड क्या था, यूपी था ये था। एक तो प्रॉब्लम थी कि सरकार कहाँ बैठी है, लखनऊ में। प्लेन एरिया में पॉपुलेशन होती है ज्यादा, हिली एरिया में पॉपुलेशन होती है कम। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ज्यादा क्या होंगे, प्लेन एरिया के होंगे। तो होगा क्या कि सरकार में जब बोलबाला प्लेन एरिया के लोगों का होगा तो हिली एरिया का डेवलपमेंट होगा ही नहीं। यहां पर ये वाला हिली एरिया सारा अनडेवलप्ड होगा, ना स्कूल्स होंगे, ना हॉस्पिटल होंगे, ना नौकरियां होंगी, बेरोजगारी चरम पे होगी पहाड़ों में, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं ध्यान देने। और धरना करने जाए तो लखनऊ जाना पड़ेगा। अब तो धरना करना आसान है ना, बिस्तर लेके गए, बैठ गए देहरादून धरना कर। लखनऊ कौन जाएगा धरना करने के लिए, हाँ बैठे रहते हैं आए दिन, देखा होगा तुमने, है ना। तो इजी है धरना करना, अपनी बात पहुंचाना कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट एक्टिविटी होनी है, ये नहीं होनी। तो एक रीजन तो अंडर डेवलपमेंट था जिस वजह से उत्तराखंड बना। ठीक है, दूसरा रीजन हम बोल सकते हैं जोग्राफिकल एरिया, क्योंकि ज्यादातर हिली एरिया है, 70% ज्यादा हिली एरिया है, यूपी थोड़ा प्लेन एरिया है। तो यहाँ का जोग्राफिकल जो डिस्टिंक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है यहाँ पर, यूपी में डिफरेंट कल्चर है। ठीक है, तो ये सारे मल्टीपल रीजंस थे। और फिर पुराणों में भी, स्कंद पुराण में उत्तराखंड का जिक्र है, पुराणों में भी एक इस रीजन का जिक्र अलग से है। तो इसलिए भी आंदोलन चलेगी, नहीं हमें तो अलग स्टेट दो, ताकि यहाँ पर नौकरियां हो, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो। हमारी बात सुनने के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पर, लखनऊ जाना पड़ता है इतनी दूर। तो इसलिए अलग एक वो चाहिए। और उत्तराखंड बनने का फायदा तो हुआ ही है ना, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कई चीजों में काम हुआ है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सन 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था, तो 26 साल हो गए। इन 26 साल में काफी चेंजेस उत्तराखंड में हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, नौकरियों में, हेल्थ में, एजुकेशन में, पहाड़ों में। अगर आज की डेट में भी यूपी से ही चल रहा होता तो पहाड़ों में कुछ भी काम नहीं होता, बहुत मुश्किल होता। हर चीज के लिए हम लखनऊ कहाँ भागेंगे। अब देहरादून कैपिटल है तो उसको लेके भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब उत्तराखंड हमने मांगा तो हमने ये बोला कि कैपिटल कोने में है लखनऊ, कैपिटल तो सेंटर में होनी चाहिए। अब हमने जब उत्तराखंड बनाया तो फिर कैपिटल कोने में देहरादून, है ना। तो इसलिए फिर डिमांड हुई कि देहरादून क्यों कैपिटल बना रहे हो। जिस लॉजिक से हमने उत्तराखंड मांगा, एक रीजन भी ये था कि कैपिटल इतनी दूर है कोने में, और हमने फिर देहरादून कैपिटल कोने में। कुमाऊं के लोग कहाँ जाएंगे भाई धरना प्रदर्शन करने, उन्हें ट्रेन पकड़ के आना पड़ेगा देहरादून धरने के लिए, कुमाऊं के लोगों को। तो इसलिए बात हुई कि गैरसैंण वो सेंटर में, इसीलिए तो समर कैपिटल गैरसैंण, पता भी है कि नहीं। हाँ, उत्तराखंड की कैपिटल गैरसैंण भी है, समर कैपिटल, हाँ विंटर कैपिटल, बाकी कैपिटल देहरादून। ठीक है, वो सेंट्रली लोकेटेड है गैरसैंण। मतलब मल्टीपल रीजन है जिस वजह से उत्तराखंड बना। ठीक है, हाँ आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 जो है इसमें ये क्लियरली लिखा है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, ठीक है, आर टू प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल 1 and 4। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 1 और 4 में अमेंडमेंट होगा अगर 2 और 3 में कुछ भी चेंजेस होते हैं। शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ स्टेट्स है ना, यूनियन टेरिटरी, और शेड्यूल 4 में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, वो है। तो 2 और 3 में अगर कोई भी नया स्टेट बनता है तो शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 में भी चेंज होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अंडर आर्टिकल 2 और 3 अगर कोई भी स्टेट बनता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, उसे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब अगर उत्तराखंड बना तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं चेंज नहीं करा ना, आर्टिकल में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में थोड़ी चेंज करा, हमने तो केवल उत्तराखंड बनाया यूपी से अलग करके। अब उत्तराखंड बनाया तो केवल शेड्यूल में ही तो चेंज होगा, आर्टिकल में तो कहीं चेंज नहीं हुआ ना, आर्टिकल तो एज इट इज है। आर्टिकल 3 को यूज करके उत्तराखंड बन गया, आर्टिकल 3 को यूज करके उत्तरांचल से उत्तराखंड बना 1 जनवरी 2007 से। तो जब आर्टिकल्स में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट काय का। तो इसीलिए अंडर आर्टिकल 2 और 3 फर्स्ट पार्ट में, आर्टिकल 2 और 3 कोई भी नया स्टेट बनता है उसे कंसिडर नहीं किया जाता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ क्या समझ आया। तो आज की क्लास इतनी करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।